नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों मैं आप सभी को बताऊं कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है आपकी बार दिसंबर में होने वाला है, दिसंबर 2023। और मैं दोस्तों बताऊं कि आपकी बार जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है वह हिंदी पेडागोजी रहा है मेरे दोस्तों। तो हिंदी पेडागोजी को कैसे किया जाए कि भाई अच्छा तरीका से एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। तो चलिए भैया हम आपको तरीका बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, मज़ेदार ट्रिक, जिस ट्रिक से आप अच्छे तरीका से आप हिंदी पेडागोजी हल कर सकते हैं। एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ के बताएंगे, मज़ा आएगा, कुछ अलग तरीका से बताएंगे। तो भैया देखते हैं, शुरू करते हैं हिंदी पेडागोजी। तो आपको पता होगा कि भाई 1 से लेके 91 से 98 तक गद्यांश है, और यहाँ भी 99 से 105 तक क्या है, गद्यांश पूछ रहा है। ये गद्यांश जो है मेरे दोस्तों कभी भी टकराता नहीं है ना। कुछ भी लेकर के डाल देगा तो गद्यांश खुद से करना पड़ेगा। और गद्यांश करने का तरीका मैं बता दूं, थोड़ा सा समझ लीजिए तरीका क्या है। तरीका है कि गद्यांश को एक ऐसा तरीका से पढ़िए जैसे कि किसी को हमको सुनाना हो। ठीक है, किसी को सुनाने के लिए पढ़िए कि हम सुना देंगे बिना देखे, तब जाकर के गद्यांश जो होता है आप 15 में आराम से 14 नंबर ला सकते हैं, 15 भी ला सकते हैं। ठीक है, अब आप पेडागोजी, तो मैं एक अलग तरीका बताऊंगा जिस तरीका से आप पेडागोजी करेंगे तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए प्रथम प्रश्न है, कहता है कि संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता किससे संबंधित है। देखिए यहाँ पे लिखा है अकादमिक भाषा निपुणता। क्या लिखा हुआ है? अकादमिक भाषा निपुणता। अकादमिक बोले तो मेरे दोस्तों सुनिएगा, अकादमिक बोले तो कोई ना कोई स्कूल होगा, कोई ना कोई कॉलेज होगा, क्या, या कोई भी संस्था होगा जहाँ पे पढ़ाई होती होगी, उसको अकादमिक कहते हैं। ठीक है, तो अकादमिक बोले तो औपचारिक की अनौपचारिक, तो औपचारिक। अकादमिक बोले तो क्या, औपचारिक। अकादमिक जो होता है क्या होता है, औपचारिक होता है। तो मेरे दोस्तों लिखा हुआ है फर्स्ट में क्या, विषय से संबंधित औपचारिक अकादमिक भाषा, ये है। दूसरा है कि भाई अंग्रेजी साहित्य के लिए औपचारिक अकादमिक, तो केवल यहाँ अंग्रेजी साहित्य की बात करता है और केवल स्पेशल किसी एक सब्जेक्ट की बात करे वह गलत होता है। विवाद कौशल में सुधार के लिए औपचारिक अकादमिक भाषा। तो मेरे दोस्तों सुनिए, जब विवाद होगा तो औपचारिक अकादमिक भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ पे अनौपचारिक भाषा का प्रयोग होने लगता है जहाँ पे विवाद होती है। इस बात को नोट करिएगा। ठीक है, विवाद में औपचारिक भाषा का प्रयोग नहीं होता है। केवल वाली बात तो आप लोग समझ रहे हैं, इसको तो सबको ही जानता है भाई, सीटेट तैयारी करने वाला। केवल कभी सही नहीं जाता है, तो इसको हटा लेंगे। तो विषय से संबंधित औपचारिक अकादमिक भाषा। मेरे दोस्तों अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, कमेंट जवाब में आप लोग पूछ सकते हैं। और किसी प्रकार से आपको जीवन में शिक्षक बनने में तैयारियां में त्रुटि रह जाती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरा इतना नंबर आया जिसके वजह से मेरा सीटेट सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो वजह बताइएगा। ठीक है, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। मेरे दोस्तों यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक नहीं किए हैं, तैयारियां करनी है आगे तो, क्योंकि मैं मज़ेदार तरीका से, बेस्ट तरीका से बताऊंगा। प्रश्न कहता है कि संप्रेषणात्मक भाषा कक्षा में अध्यापक सबसे कम क्या इस्तेमाल करती है। संप्रेषण, संप्रेषण माने क्या होता है, बातचीत, बातचीत होता है ना, सबसे कम क्या इस्तेमाल करेगा। मेरे दोस्तों सुनिए, कभी भी अगर कम की बात करेगा तो समझिए आपसे नेगेटिव टाइप प्रश्न पूछ रहा है। तो अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन, अध्यापक केंद्रित बोले तो क्या, शिक्षक केंद्रित, और ये कभी सही नहीं जाता है। शिक्षक केंद्रित, अध्यापक केंद्रित मेरे दोस्तों नहीं करना है। बच्चों को बाल केंद्रित करना है, वस्तु केंद्रित करना है, आकलन केंद्रित कक्षा का उपागम बनाना है, लेकिन अध्यापक केंद्रित नहीं करना है। तो नेगेटिव पूछ रहा था, सबसे कम पूछ रहा था, इसलिए आपका उत्तर 1 पर चला गया।
जिन्होंने ये किया सही जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि में किन दो घटकों का प्रयोग किया जाता है। यहां बोल रहा है कि आप प्रत्यक्ष विधि और किन्हीं दो घटक का नाम बताना है। तो भाषा का प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष बोले तो क्या, सामने में, जैसे कि एक व्यक्ति है, ध्यान से पकड़िएगा बात को, मजा आने वाला है मेरे क्लास में आपको। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति आमने सामने है तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष। क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या, आमने सामने। और आमने सामने रहेगा तो जब ये दोनों व्यक्ति बातें करेगा तो एक दूसरे को देखेगा भी और साथ साथ सुनेगा भी, तो इसको कहते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री। क्या कहते हैं, दृश्य श्रव्य दोनों साथ में हो, वही कहलाता है प्रत्यक्ष विधि। अब आप लोग उत्तर दे सकते हैं आसानी से। लिखा है श्रव्य-भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि। देखिए दोनों है यहाँ पे। अब रहा बी ऑप्शन का, सर थोड़ा सा बी पर भी चलिए। तो बी बोला व्याकरण अनुवाद विधि, मेरा दोस्तों प्रत्यक्ष विधि नहीं कहलाता है। श्रव्य-भाषिक और संरचनात्मक, श्रव्य-भाषिक और संप्रेषणात्मक मेरे दोस्तों सबसे बेटर होगा जब सामने में है, बोले तो प्रत्यक्ष है तो सुनेगा और देखेगा भी, इसलिए आपका उत्तर मेरे दोस्तों ए सबसे बेटर जाएगा। अगला है कि लता अपनी कक्षा में दो विद्यार्थियों अजय और आभा के बीच संवाद करवा रही है। इनमें एक विद्यार्थी को इस संवाद को आगे बढ़ाने की जरूरत है। मेरे दोस्तों अगर दो व्यक्ति आपस में संवाद कर रहे हैं और एक व्यक्ति को संवाद को क्या करना है, आगे बढ़ाना है आगे, तो लता किस कौशल का आकलन कर रही है। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से आप लोग समझते हैं कि केवल कभी नहीं जाता है सही, आप लोग भी जानते हैं और आजकल जितने सीटेट तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं सारे लोग जानते हैं। मेरे दोस्तों ये भी आपका गलत हुआ। अब रहा सुनना और पढ़ना से बेटर होगा। यहाँ क्या बोला है, संवाद को आगे बढ़ाना। मेरे दोस्तों मैं एक एक चीज को पकड़ के तोड़ के बताऊंगा जिससे कि आप जीवन में कभी गलती सीटेट नहीं करेंगे। संवाद माने क्या, बोलना, और बोलना का होता है वाचन करना। तो सुनना और वाचन करना सबसे बेटर उत्तर आपका बी पर जाएगा। नेक्स्ट है नजमा भाषा के एक प्रश्न पत्र में प्रश्नों की कठिनाई स्तर का हिसाब लगा रही है। मतलब कि कितना कठिनाई है, कितना कठिन प्रश्न है, उसका हिसाब लगा रही है। और एक प्रश्न का कठिनाई स्तर का मूल्यांकन किया तो 30 आया। मेरे दोस्तों कठिनाई स्तर का मूल्यांकन करेंगे 1 से 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से। और नजमा बताया कि भाई कठिनाई का जो स्तर है वो 30 है, मतलब कि बहुत ज्यादा हो गया। तो नजमा को इस प्रश्न के बारे में क्या करना चाहिए। अगर भाई 1 से आप कठिनाई का स्तर पता कर रहे हैं और 1 to 5 के आप शिक्षक हैं मेरे दोस्तों, तो कठिनाई स्तर 30 तक अगर आपके पास है तो ऐसे प्रश्न को हटा दीजिए, क्योंकि 10 तक ही कठिनाई स्तर होना चाहिए 1 to 5 के लिए स्पेशल, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को, इस प्रकार के प्रश्न पत्र को हटा देना चाहिए जिसका कठिनाई स्तर 30 है मेरे दोस्तों, क्योंकि आपके पास जो बच्चा है वह कैसा बच्चा है, 1 to 5 का बच्चा है। मजेदार प्रश्न है ना, मजेदार है। नेक्स्ट, मौन अवधि में शिक्षार्थी क्या करते हैं। अच्छा बताइए, कोई बच्चा मौन में बैठा हुआ है तो क्या करता है, आप बताएं। भाषा के साथ कार्य करता है मौन में, भाषा नहीं सीखता है मेरे दोस्तों। इस प्रकार का तो भाई स्टेटमेंट कभी भी नेगेटिव वाले स्टेटमेंट सही नहीं जाता है। चेहरे की भाव भंगिमा, भाई जब बोलेगा कुछ करेगा तब ना भाव भंगिमा चेहरा का दिखाई देगा। मौन में बैठा हुआ है, भाषा के प्रति समझ नहीं बना पाता है। नहीं भाई, सबसे बेटर है अगर बच्चा, कोई विद्यार्थी या आप मौन में बैठे हैं तो भाषा के साथ कार्य कर रहे हैं, मतलब कोई चीज सुन रहे हैं मौन होकर के, तो भाषा के साथ आप कार्य करना, कार्य चल रहा है आपका, सबसे बेटर आपका उत्तर ए पर जाएगा। अगला प्रश्न मजेदार है
और मेरे दोस्तों यदि मेरे चैनल पर आप लोग नए नए दिखाई दे रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास कभी भी मैं मज़ेदार कराता हूं और हमेशा मज़ेदार कराऊंगा। थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए मार्कर, ताकि आप लोगों को और आनंद आए क्लास। चलिए बहुत मज़ेदार क्लास होगी। चलिए ELL विद्यार्थी शिक्षार्थी जो दृश्यात्मक माध्यम के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं को लाभ उठा पाते हैं। अब देखिए ELL की बात करें तो आप लोग एक नोट बना लीजिए ELL में क्या आएगा। तो मेरे दोस्तों ELL जो भी विद्यार्थी होता है वह दृश्यात्मक विद्यार्थी होता है। ई से आप कान भी होता है भाई, ई से आँख भी होता है। तो पहले आप है ना आँख का बात करिए, तो ई वाली बात कभी आएगा, ELL की बात करेगा तो दृश्यात्मक मानेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और ELL विद्यार्थी जो होता है उसको देखिए आप कैसे हल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, ELL विद्यार्थी शिक्षार्थी वह है जो दृश्यात्मक माध्यम के द्वारा, तो जब दृश्यात्मक माध्यम के द्वारा तो दृश्यात्मक विद्यार्थी मानेंगे, लिखा हुआ है यहीं पे और सब चीज़ है आपके पास। क्वेश्चन ऐसा सेट किया जाता है जिसमें अधिकांश प्रश्नों में ही उत्तर छुपा होता है, अगर प्रश्न को सही से समझेंगे तो। व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण कैसे पढ़ाई जाती है? देखिए अगर व्याकरण अनुवाद विधि आप लोग जीवन में पढ़े हुए, अगर टीचर से जाते हो ट्रांसलेट इनटू हिंदी, तो व्याकरण अनुवाद विधि में कैसे पढ़ाई जाती है? देखिए कभी भी अनुवाद विधि की बात करेगा मेरे दोस्तों, व्याकरण अनुवाद विधि अगर कहेगा तो यह निगमन विधि में आता है। क्या आता है? निगमन विधि में आता है। लेकिन मेरे दोस्तों सुनिए जरा ध्यान से, निगमन में आता है, लेकिन कैसे पढ़ाई जाती है, मतलब जब आप टीचर बनिएगा तो आप कैसे पढ़ाइएगा इस निगमन विधि को? तो कभी भी टीचर, सुन लीजिए कान खोल के, टीचर कभी भी निगमन विधि में टीचर को नहीं पढ़ाना चाहिए। टीचर को कैसा पढ़ाना चाहिए? आगमन विधि में। यहाँ लिखा है व्याकरण अनुवाद विधि, अगर केवल पूछता तो निगमन विधि होता, लेकिन पूछा क्या कि कैसे पढ़ाई जाती है व्याकरण अनुवाद विधि, तो आगमन विधि के द्वारा पढ़ाई जाती है। और आगमन विधि टीचर के पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट विधि होती है। तो 13 का जो उत्तर होगी, उत्तर जो होगा वह क्या होगा? सुनिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे आप बदल सकते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर। सीटेट ने क्या माना है मैं आपको इसका भी उत्तर बताऊं। व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण कैसे पढ़ाई जाती है? तो निगमन विधि के द्वारा। अब देखिए दोस्तों कैसे निगमन हुआ है, आगमन को हम इसको हटाते हैं, लेकिन व्याकरण अनुवाद के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक किए। व्याकरण अनुवाद विधि में आगमन विधि से द्वारा नहीं पढ़ाई जाती है। आगमन विधि के द्वारा जितना भी एजुकेशन होता है, हम लोग पढ़ाई करते हैं, सब आगमन होता है। लेकिन अनुवाद विधि जो है, ये अनुवाद जो होता है एक नियम से होता है ना दोस्तों। तो नियम से कोई ना कोई अनुवाद होता है, और नियम से उदाहरण क्यों जो होता है तो निगमन ही करेंगे तो बेटर होगा। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग बदल लीजिएगा। अनुवाद की वजह से, अनुवाद कोई भी हो वह नियम के अनुसार होता है, इसलिए निगमन मानेंगे। अगला प्रश्न, हरेंद्र अपने विद्यार्थियों को कुछ फ्लैश कार्ड देता है। फ्लैश कार्ड बने दिखाने के लिए, जिन पर चित्र बने हुए हैं। समझिएगा, वह एक वाक्य बोलता है, उस वाक्य को सुनकर समझकर विद्यार्थियों को फ्लैश कार्ड पर बने चित्र को मिलान करना है। हरेंद्र किस कौशल का आकलन करना है? देखिए आप फ्लैश कार्ड दे दिए इस प्रकार से, बच्चों को फ्लैश कार्ड दे दिए, इससे अच्छा तो वही था। हाँ, आप फ्लैश कार्ड दे दिए, आप बोले हाथी तो बच्चा बताया कि हाँ हाथी वाला फोटो ये है। आप बोले कुत्ता तो कुत्ता वाला फोटो ये है, बच्चा उठा करके। तो मतलब आप बोल रहे हैं, बच्चा फ्लैश कार्ड दिखा रहा है कि हाँ इसका ये होगा। तो आप बोल रहे हैं, बच्चा सही से सुनेगा तब ना, समझिएगा बात। आप बोल रहे हैं, यहाँ लिखे एक वाक्य बोलते हैं, तो टीचर क्या कर रहा है? यहाँ पे बोला कि हरेंद्र, बोले तो टीचर कौन सा कौशल आकलन कर रहा है? तो श्रवण कौशल, कि बच्चा सही सुन पाता है कि नहीं। अगर सही नहीं सुनेगा तो हाथी बोलेंगे तो कुत्ता का फोटो दिखाएगा, कुत्ता का फ्लैश कार्ड दिखाएगा।
ठीक है, तो श्रवण कौशल का आकलन टीचर कर रहा है। नेक्स्ट है कि नलीम अपने विद्यार्थियों को एक टेस्ट देती है, समझिएगा। वह उन्हें एक वाक्य देती है जिनमें कोई एक शब्द रेखांकित किया गया है। एक वाक्य दे दिया और नीचे रेखांकित किया गया है इस वाक्य को। बहुविकल्पीय उत्तर वाले प्रश्न के आधार पर वह कहती है कि रेखांकित शब्द का विलोम बताओ, विलोम शब्द बताओ। वह भाषा के किस उपकौशल की परीक्षा ले रही है। देखिए, कोई भी चीज का विलोम बताना, समझिए ध्यान से, विलोम पूछे या प्रवाची पढ़ा रहे हैं, इससे क्या होता है, बच्चों में शब्द भंडार बढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहता है कि निर्देशित पठन की मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति किससे संबंधित है। निर्देशित पठन, निर्देश पठन, ये बात को आप नोट करिएगा। निर्देश देते हैं, मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति किससे संबंधित है। तो आप इसका एक नोट बना लीजिए। कभी भी निर्देश पठन की बात करेगा तो वाइगोस्की साहब का निकटस्थ विकास क्षेत्र आएगा। आपके सर कैसे आप मार दिए, कुछ ट्रिक बताइए। मैं आपको ट्रिक बताऊं, कोई आपको निर्देश दे रहा है तो सामने में होगा तब ना, निकट होगा तब ना मेरे दोस्तों निर्देश देगा आपको। आज जब निकट में होगा तो निकट विकास कहलाएगा और उससे वाइगोस्की साहब का है निकट विकास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कहता है कि पूनम अपने विद्यार्थियों को शब्द में निहित तुकबंदी वाली ध्वनियां की पहचान करने के लिए कहती है। तुकबंदी जो ध्वनियां हैं उसकी पहचान करने के लिए, और इस प्रकार की ध्वनियां इस क्रिया के द्वारा अपने विद्यार्थियों को किस पक्ष को मजबूत कर रहा है। देखिए, तुकबंदी की बात करता है, मैं आपको ट्रिक बता दूं कि कहीं भी ये तुकबंदी की बात करे उसका आंसर होता है ध्वनात्मक, ध्वनात्मक जागरूकता। याद रखिएगा, तुकबंदी की बात कभी भी करेगा, आप नोट कर लीजिए, जीवन में कभी भी गलती नहीं करिएगा, ध्वनात्मक जागरूकता होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, कभी भी गलत नहीं होगा। तुकबंदी की बात करे, ध्वनात्मक जागरूकता ही मारेंगे, जो आपके लिए सबसे बेटर होगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि सुधा, बंद नहीं ना हुआ, चल रहा है, हाँ ठीक है। आप लोग भाई कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसा लग रहा है, और कमेंट में अगर अच्छा आपका कमेंट आ रहा है तो आगे भी टोटल में क्वेश्चन बैंक खत्म करा दूंगा। और ये जो क्वेश्चन बैंक है 28/12/2022 का क्वेश्चन बैंक है। और सबसे ज़्यादा मेरे दोस्तों, अगर आप सीटेट तैयारियां कर रहे हैं तो एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन बैंक करिए, तभी सीटेट निकलेगा। और प्रत्येक दिन करिए क्वेश्चन बैंक, प्रत्येक दिन, तब जा करके आपका सीटेट निकलेगा। सुधा अपने विद्यार्थियों के समक्ष प्रवाह पठन का आदर्श रूप प्रस्तुत करना चाहती है। उसे अपनी कक्षा में किस पठन युक्ति का क्रियान्वयन करना चाहिए। प्रवाह पठन, तो प्रवाह कोई भी बोलेगा ना, जैसे कि कोई कस कस के पढ़ रहा है, ठीक है, प्रवाह रूप से पढ़ रहा है, तो ऊंचे स्वर में पठन करना। प्रवाह की बात करेगा, प्रवाह पठन की जो बात करता है मेरे दोस्तों, तो ऊंचे स्वर में ही ना प्रवाह होगा। तो ये आपका उत्तर सबसे बेटर डी पड़ जाएगा। जीवन में कभी भी प्रवाह पठन की बात करें तो ऊंचे स्वर आएगा या सस्वर जरूर आएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि विद्यार्थी को नई शब्दावली सिखाने के लिए युक्तियां सिखानी क्यों जरूरी है। नया शब्दावली सिखाने के लिए क्यों जरूरी है भाई। नया से क्या होगा, जिससे विद्यार्थियों को अपने आप नई शब्द संपदा सीख सके। यहाँ नई शब्दावली और यहाँ नया शब्द संपदा सीख सके, लेकिन यहाँ बोला याद रख सके, जिसके वजह से गलत है। यहाँ नई भाषा अर्जित कर सके, यहाँ शब्दावली की बात हो रही है, यहाँ भाषा की बात हो रही है, इसलिए गलत हुआ। और मेरे दोस्तों, जिसमें अच्छे अधिगमकर्ता बने, अच्छा बने और बुरा बने, इस प्रकार का जो वर्ड होता है वह गलत होता है। सबसे बेटर आपका उत्तर 1 पड़ जाएगा। अगला दोस्त मज़ेदार है, और मैं आपको बताऊं, यदि मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं
अधिक से अधिक अपने दोस्तों को एक बार शेयर करिए। मेरे दोस्तों मेरे यहाँ ऑफलाइन भी क्लास चलता है और ऑनलाइन भी चलता है, और अधिकांश लोग मेरे यहाँ से पास करते हैं, और हर साल लगभग जो रिजल्ट रहता है वह 10+ रहता है ना। तो एक संस्था से, एक छोटी सी संस्था से आप लोग यदि पढ़ करके पास करते हैं तो बहुत बेटर है। यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलता है। और शिक्षक जो भर्ती हुई है मेरे दोस्तों बीपीएससी का, उसका भी मैंने तैयारियां कराया था और तुरंत रिजल्ट आने वाला है। मैं सभी का रिजल्ट वीडियो के माध्यम से, है ना, वीडियो के माध्यम से मैं सभी का रिजल्ट बताऊंगा। कितने लोग मेरे यहाँ से सफल हुए हैं, लगभग मेरे यहाँ 10+ लोग सफल होने वाले हैं, तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। आप लोग मेरे से जुड़े रहिए। यदि शिक्षक बनना है, आगे तैयारियां करनी है, और शिक्षक के बारे में कैसे तैयारियां की जाती है, और आगे आपको शिक्षक बनना है, सारी जानकारियां मैं देते रहूंगा। आप लोग हमेशा अपडेट रहेंगे, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। आप अपनी नियुक्ति माध्यम स्तर पर भाषा अध्यापक के रूप में होती है। आपकी नियुक्ति देखिए, मान लीजिए आप एक टीचर है और आपकी नियुक्ति जो है माध्यमिक स्तर, बोले तो क्या मिडिल स्कूल में भाषा अध्यापक के रूप में आपका नियुक्ति हो गया। आप टीचर बनने जा रहे हैं ना, तो कक्षा में आपकी क्या भूमिका रहेगी, और ये ABCD जो दिया हुआ है, भूमिका दिया हुआ है, इसमें बताना है कि आपको कौन सा भूमिका इसमें अच्छा लग रहा है, उसी को चुनना है। आपको जो अच्छा लग रहा है उसी को चुनिएगा। देखिए आप यह निर्णय लेना चाहेंगे कि क्या और कैसे पढ़ाना है, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टीचर है तो क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये जरूरी। आप सिखाने के लिए स्थितियों का सृजन करना, बड़े स्थिति का निर्माण करेंगे और विद्यार्थियों को अवसर देंगे। क्या करेंगे? अवसर देंगे। और यहाँ बोला कि शिक्षार्थियों के सामने विषय सामग्री प्रस्तुत करना चाहिए। ये जो है ना, विषय सामग्री प्रस्तुत कर देंगे। हाँ बताओ कौन पढ़ना है, तुम कौन पढ़ना चाहते हो। ये पढ़ाई का तरीका अच्छा नहीं है। एक संसाधक के रूप में कार्य करना चाहेंगे। देखिए टीचर जो होता है, याद रखिएगा, हमेशा संसाधक का काम करता है, सहयोगकर्ता का काम करता है, अग्रिम भूमिका निभाता है। तो ये आपका केवल C गलत हुआ, A, B और D जो होगा सबसे बेटर होगा। उत्तर आपका D पर चला गया। और जिन लोगों ने D किया है मेरे दोस्तों, उन सभी भाइयों का सही जा रहा है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा और आपका कितना सही जा रहा है। इस 15 पेडागोजी में आप कितना सही कर पाए हैं, जरूर कमेंट करिएगा। और आपको अच्छा लगा मेरे दोस्तों तो आप अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।